प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आगे का जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्व का पुनर्निर्धारण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो भी, एक फर्म है हमारी, फर्म है। इस फर्म में ए और बी दो पुराने साझेदार हैं। उन्होंने किसी सी नाम के व्यक्ति को प्रवेश दिया। ये व्यक्ति फर्म में प्रवेश कर रहा है। जब सी फर्म में प्रवेश करेगा, उस समय इस फर्म के पास पहले से कुछ संपत्तियां भी होगी जो ए और बी ने इस व्यापार में लगाई है, और कुछ दायित्व भी होंगे भी। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति फर्म में कुछ पैसे मांगते भी हैं भी। संपत्ति दायित्व दोनों प्रकार की चीज़ हो सकती है। जब ये नया साझेदार आएगा, तब संपत्ति के मूल्य में हो सकता है वृद्धि हो जाए। तो वृद्धि होगी तो जो इस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, ये फायदा किसको होगा? ए बी को। तो ये फायदा कौन लेंगे? ए बी। उसी प्रकार ये जो दायित्व है, ये दायित्व किसका है? बी। ए बी का। चुकाने का दायित्व किसका है? ए बी का है। संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो क्या होगी? हानि होगी। तो अगर ये लाभ में हिस्सा नहीं देंगे सी को, तो बताइए क्या सी इस संपत्ति से अगर हानि हो रही है तो हानियों में हिस्सा लेगा? कभी नहीं लेगा भी। तो इसलिए जब भी नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है, इस संपत्ति दायित्व का नया मूल्य देखा जाता है। जिस दिन नए साझेदार ने प्रवेश किया है, उस दिन संस्था के पास, फर्म के पास संपत्ति और दायित्व का नया मूल्य कितना है, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वही है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों का तो क्या होगा? पुनर्मूल्यांकन। दायित्व का होगा पुनर्निर्धारण। संपत्ति के मूल्य में कमी वृद्धि हो सकती है, दायित्व के मूल्य में भी कमी वृद्धि हो सकती है। तो देखो भी, नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्ति और दायित्व को नए मूल्य पर दिखाने, किस मूल्य पर? नए मूल्य पर दिखाने के लिए उसका पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। पूर्ण मूल्यांकन के लाभ हानि को, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। को पुराने साझेदारों में इसे चाहे लाभ हो या हानि, किस में बांटी जाएगी भी? पुराने साझेदारों में। पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा, और इस स्थिति को एक विशेष खाता खोला जाता है। इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, दर्शाने के लिए कि संपत्ति के मूल्य में कितनी कमी हुई, कितनी वृद्धि हुई, दायित्व के मूल्य में कितनी कमी, कितनी वृद्धि, इस चीज को दिखाने के लिए, इस कमी वृद्धि को दर्शाने के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है, जिसका नाम है पुनर्मूल्यांकन। नाम से पता है पुनर्मूल्यांकन। जितना पुनर्मूल्यांकन किया है, जितनी कमी, जितनी वृद्धि इन्होंने तय की है, उसे दिखाया जाता है। और इसका दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। इसका एक दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। इस खाते की जो प्रकृति है वो अवास्तविक या नाम मात्र की होती है। नाम मात्र की क्यों भी? क्योंकि नाम मात्र में क्या दिखाया जाता है? प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि पी&एल अकाउंट है ये, पी&एल अकाउंट, लाभ हानि दिखाई जाएगी। अब देखो भी, सबसे पहले ये खाता किस प्रकार का होगा उसकी बात करते हैं। ये खाते का प्रारूप है हमारा रिवलेशन अकाउंट, DRCR हो गया। हानि, जो भी हमें हानि होगी वह है हानि हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट पक्ष में। जो भी हमें क्या होगा? लाभ, वो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पक्ष में। क्योंकि ये खाता किस पर आधारित है? नाम मात्र पर। और नाम मात्र का क्या रूल है? समस्त हानियों को डेबिट, लाभ को क्रेडिट। अब संपत्ति के मूल्य में, संपत्ति के मूल्य में हानि कब होगी? जब इसके मूल्य में क्या होगी भी? कमी। और दायित्व में हानि कब होगी? जब लायबिलिटीज में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। फायदा कब होगा? उस संपत्ति का नाम लिखेंगे भी असेट्स के स्थान पर, जिसमें कमी वृद्धि हो रही है। लाभ कब होगा? जब संपत्ति में तो क्या होगी? वृद्धि। और दायित्व में क्या होगी? कमी। दायित्व हमारे क्या हो जाएंगे? कम। तब लाभ होगा। इस कंडीशन में तो होगा हमें लाभ, इस कंडीशन में हमें क्या होगी? हानि। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, किस में बांटा जाएगा? साझेदारों में। मैं मान के चलता हूं कि प्रश्न में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। CR ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, कम कहाँ पर है? DR में। किस में बांटेंगे?
पार्टनर्स कैपिटल, पुराने साझेदारों में अनुपात कौन सा होगा, पुराना, जैसे पुराने ए और बी है उसमें बांट देंगे। अब इसकी एंट्री क्या हो रही है, अभी देखो, कमी होने पर एंट्री रिवलेशन अकाउंट या टू एसेट्स टू क्या हो गया, लायबिलिटीज। तो ये एंट्री कर देता हूँ मैं, देखो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व में क्या हो रही है, कमी। ये कौन सी एंट्री, ये एंट्री है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है और दायित्व में क्या है, कमी। क्रेडिट में है क्या, इसको डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट किसको करना है, रिवलेशन को। और एंट्री के लिए ध्यान रखें भी, जब भी प्रॉफिट होगा फायदे को सीआर में लिखेंगे, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है क्या, तब रिवलेशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है, रिवैल्यूएशन। ये ध्यान रखें भी, क्योंकि प्रॉफिट है, इस खाते को सीआर करना है। तो प्रॉफिट किससे हो रहा है, एक तो असेट से और एक लायबिलिटीज से। उसके बाद संपत्ति के मूल्य में कमी, दायित्व में क्या हो रही है, वृद्धि। ये क्या है, लॉस है। लॉस होने पर रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट। और टू लॉस किससे हो गया, एक तो जिस भी संपत्ति उसका नाम लिखेंगे, या जिस दायित्व से हो रहा है उस लायबिलिटीज का नाम। अब क्या होगा, पूर्ण मूल्य खाते से लाभ। लाभ का मतलब क्या, अभी हमने अभी समझा, सीआर ज़्यादा है तो डीआर कम होगा, तो यहाँ पर बांटेंगे क्या, तो एंट्री रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। तो एंट्री सीआर ज़्यादा है तो इसको डीआर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको डीआर कर देंगे, डेबिट कर देंगे भी। अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर होगा, पुराने साझेदारों को, किस अनुपात में, पुराना अनुपात। अनुपात कौन सा होगा, पुराना। अगर हानि हो रही है, अगर हानि हो रही है तो इसकी क्या करेंगे, विपरीत, इसकी विपरीत एंट्री होगी, किसकी, इसकी विपरीत एंट्री। तो ये तो है हमारा रिवलेशन। उसके बाद जब भी हम रिवलेशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें देखो थोड़ी सी एक ये जो सूचनाएं हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रकार की आपको सूचनाएं दी हुई होगी, जैसे संपत्तियों से कम मूल्यांकित है। अगर ऐसी लाइन आ जाए प्रश्न में कि संपत्तियां 10% से कम मूल्यांकित है, तब आपको इस सूत्र का उपयोग करना होगा। उस संपत्ति की अमाउंट इंटू रेट, जैसे 10 है, 100 कम है तो कम करना है, माइनस करना है 10। संपत्तियां जैसे 10% से अधिक मूल्यांकित है तो रेट, असेट्स इंटू रेट, अधिक यानी जोड़ना है, 100 प्लस रेट हो जाएगा। अगर प्रश्न में से नाम आ जाए, से, तो उतना ही बढ़ाना है, से बढ़ाइए मतलब इतना ही बढ़ाना। जैसे भवन को 2000 से बढ़ाइए तो 2000 रुपये और ऐड करनी है, 2000 का प्रॉफिट तक का मतलब आपको ध्यान में रखना है, क्या लेना है, अंतर। जब भी अन्य सूचनाओं में प्रश्न में तक लिखा हुआ होगा, जैसे किसी संपत्ति का पहले मूल्य था अभी 10,000, और अन्य सूचना में का उसका मूल्य 9,000 तक रखना है, 9,000 तक रखना है। अब उसका मूल्य कितना हो गया, 9, कितनी कमी हो गई, 1,000। ये हमारा 1,000 क्या हो गया, लॉस। तो इस प्रकार अगर तक है तो आपको क्या लेना है, इसका अंतर। क्योंकि रिवलेशन अकाउंट में जितनी कमी, जितनी वृद्धि हुई है वही लिखनी है, उसका संपूर्ण मूल्य नहीं लिखना है आपको। पूर्ण मूल्यांकन करने से संपत्ति दायित्व में जितनी कमी वृद्धि हो रही है वह लिखनी है। तो इसलिए ये ध्यान रखें विशेषकर, और इस अन्य सूचनाओं को भी ध्यान में रखें अगर प्रश्न में इस प्रकार की कोई लैंग्वेज हो, क्योंकि हर प्रश्न में लिखी होगी लैंग्वेज, आपको पहचानना है कि इससे कम मूल्यांकित है, अधिक मूल्यांकित है, से दिया हुआ है या तक दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, ये प्रश्न में आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको कोई प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा उसमें इस प्रकार की बातें लिखी हुई है। इसके बाद एक बातें और होगी, जैसे भी जिसका नाम तो है अवितरित, अवितरित, अवितरित बांटा हुआ नहीं है लाभ। ऐसा लाभ जो अवितरित नहीं है, अवितरित है, या कोई संचय हो सकता है, वह अवितरित, कोई हानियां भी हो सकती है भी जिसे अभी तक बांटा नहीं गया है, वह कोई कृत्रिम संपत्ति भी हो सकती है। क्या हो सकती है,
कृत्रिम संपत्तियां, क्या है भी कृत्रिम संपत्तियां। अब इसका क्या समायोजन होगा भी, देखो जैसे हमारी एक फर्म है, ध्यान से समझना भी, ये फर्म है और इसमें पहले दो ही पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? दो, ए और बी। अब जब कोई नया साझेदार आएगा, जैसे सी आ रहा है, भी सी का प्रवेश है, सी इस फर्म में आ रहा है, आने से पहले ए और बी ने अवितरित का मतलब कुछ लाभ ऐसे हैं जो इन्होंने आपस में बांटे नहीं है, ए बी ने उसका बंटवारा नहीं किया है, तो उस प्रकार का कोई पी एंड एल, सी आर यानी पी एंड एल प्रॉफिट हो सकता है और डी आर का मतलब लॉस हो सकता है। या इन दोनों ने कोई रिजर्व कर रखा है, रिजर्व का मतलब कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, बचत कर रखी है। अब कुछ बचत कर रखी है, इन दोनों ने अवितरित उस बचत को भी आपस में नहीं बांटा है। तो अगर इस प्रकार के कोई पी एंड एल रिजर्व, रिजर्व कोई भी हो सकता है, भी कोई भी रिजर्व हो सकता है, तो इस प्रकार की अगर कंडीशन है, जब सी इसमें प्रवेश देगा तो बताइए क्या ये जो लाभ इन दोनों ने कमाया है, ये जो बचत इन दोनों ने की है, रिजर्व अगर बचत संचय इन दोनों ने जो किया है, क्या वो अपना हिस्सा सी को देंगे? कभी नहीं देंगे। तो आपस में कौन बांटेंगे? भी ए और बी। अभी तक इन दोनों ने जिस लाभ को, जिस संचय को आपस में नहीं बांटा है, सी के प्रवेश के समय ए बी उस हिस्से को अपने लाभ हानि अनुपात में पहले बांट लेंगे। तो ये कौन सा है? अवितरित लाभ और संचय। सबसे पहले इसे बांटने की प्रविष्टि करते हैं। तो देखो भी, इसका सी आर शेष है, रिजर्व भी दायित्व पक्ष में होता है, कौन सा शेष होता है? डी आर। तो सी आर जो अमाउंट है उस खाते को बंद करने जा रहे हैं, सब में बांट रहे हैं, तो एंट्री में क्या कर देंगे? उनको डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे भी? एंट्री में क्या करेंगे? उनको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डी आर। ये कौन सा शेष होना चाहिए? सी आर, ये ध्यान रखें। और कोई भी प्रश्न में अगर आपको रिजर्व दिया हुआ है, उस रिजर्व को बांट देंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपको प्रश्न में वर्कमैन दिया हुआ होगा भी, वर्कमैन कंपेसेशन, वर्कमैन कंपेसेशन रिजर्व हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट फ्लोचिंग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन कोई रिजर्व हो सकता है भी। प्रश्न में पी एंड एल हो सकता है, कोई रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपेसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। इन सब को डी आर कर देंगे, क्योंकि इनका शेष कौन सा है? सी आर है। इन सब को क्या कर देंगे? डी आर। और ये बांटना किस में है? पुराने साझेदारों में। तो क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस अनुपात में बांटा जाएगा? पुराना अनुपात। अनुपात कौन सा होगा भी? पुराना अनुपात होगा। इसके अलावा अगर हानि है भी, जैसे ये पी एंड एल सी आर शेष है तो हमने डी आर कर दिया, अगर ये डी आर हो तो एंट्री में क्या होगा? वो सी आर हो जाएगा। ये तो एंट्री हो गई। पी एंड एल अकाउंट डी आर, रिजर्व अकाउंट डी आर, वर्कमैन कंपेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्शन रिजर्व हो गया। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा अनुपात? पुराना। अगर पी एंड एल का डी आर है, डी आर का मतलब हानि है, तो हानि का डी आर शेष होता है, तो बंद करेंगे, उसे क्या करेंगे? सी आर। तो एंट्री क्या होगी उसकी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर, तो क्या लिखेंगे? पी एंड एल। कौन सा अनुपात होगा? पुराना अनुपात होगा। कौन सा अनुपात होगा भी? पुराना। ये तो हमारे हैं अवितरित लाभ और हानियां। अब इन दो जो संचय है इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं भी, वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हमारा जो एक नंबर है इसमें संचय, उसका नाम है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय।
कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, वर्कमैन कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति, रिजर्व यानी संचय, रिजर्व, ये तो हो गया। अब देखो भी इसके बारे में ये है क्या, कोई भी फर्म हो अपने कर्मचारियों की अगर क्षति हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए एक फंड बनाती है, एक कहीं पर पैसे इकट्ठे करती है। जैसे कोई कंपनी में कर्मचारी काम कर रही हैं और काम करने के दौरान किसी के साथ भी दुर्घटना घटित हो जाए, कोई क्षति हो जाए किसी को भी, उसकी पूर्ति के लिए एक विशेष अकाउंट यानी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं लाभों में से, वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये पैसे इकट्ठे किसके लिए किए, कर्मचारी के क्षतिपूर्ति के लिए। अब देखो भी सबसे पहले ये हमारा चिट्ठा है और प्रश्न में भी आपको चिट्ठा दिया हुआ मिलेगा, ये हमारा चिट्ठा है, ये संपत्ति, ये दायित्व पक्ष, ये कौन सा है, दायित्व है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WCR, ये है WCR जिसे 9000 लिखा गया है। इसका मतलब फर्म ने कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए एक फंड में 9000 रुपये इकट्ठे कर रखे हैं। कितने रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, 9000। अब प्रश्न बताएगा हमें कि कर्मचारियों ने कितना क्लेम किया इसमें से, यानी कितनी क्षति की पूर्ति कर्मचारियों को कर दी गई, ये हमें प्रश्न बताएगा। प्रश्न के हिसाब से जैसे 1 नंबर है, अन्य कोई सूचना नहीं है, अन्य कोई सूचना नहीं। अन्य कोई सूचना नहीं का मतलब कर्मचारियों ने किसी प्रकार का क्लेम नहीं किया। तो बताइए फर्म के पास पूरे रुपए बच गए क्या, 9 के 9। तो 9 कौन बांट लेंगे, साझेदार बांट लेंगे भी। तो ये दायित्व है तो CR शेष है, इसको क्या कर देंगे, DR। तो किसको बांट देंगे भी, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अनुपात कौन सा होगा, पुराना होगा अभी। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन देखो, इतने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि संस्था ने 9000 रुपये इकट्ठे कर रखे हैं, या तो कर्मचारी कोई क्लेम नहीं करेंगे, या कर्मचारी 9 के 9 क्लेम करेंगे पूरा, या ज़्यादा भी कर सकता है जैसे 10,000 का, कम भी कर सकता है जैसे 7,000 का। इतने प्रकार के प्रश्न हैं। तो इन सब कंडीशन में किस प्रकार की एंट्री, कोई नहीं किया ये हम कर चुके हैं, बराबर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये प्रश्न पर डिपेंड करता है। तो लेकिन इस चारों कंडीशन में एंट्रियां किस प्रकार होगी, 1 नंबर हो गई, 2 नंबर। अब हमारी 2 नंबर एंट्री है, इसमें 2 नंबर है कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 2700 रुपये पर किया। कम है, देखो भी ये क्या हो गया, कम वाला हो गया। संस्था के पास 9000 है, कर्मचारियों ने दावा कितना किया, 2700, कम ही तो किया है। तब क्या होगा, एक चीज ध्यान रखिए भी, रेवलेशन अकाउंट में वर्कमैन कंपेंसेशन की अमाउंट तभी जाएगी जब लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब आपने किस कंडीशन में, केवल इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें हानि हो रही है 1000 की, तो 1000 का लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा, अदरवाइज किसी की अमाउंट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी। तो देखो भी इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ बच गए पैसे, क्योंकि हमारे पास 9000 है, कर्मचारियों ने आपसे मांगे हैं 2700, बाकी किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। किस में बांट देंगे भी, पार्टनर्स में। तो देखो एंट्री क्या होगी, WCR एंट्री वही है, इसमें 9000 थे, पूरे 9000 बांट दिए। इसमें भी कितने हैं, 9000 है। और 2 क्या लिखेंगे, 2 कितना क्लेम किया है हमें, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। क्या हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन। कितना कंपेंसेशन किया अभी, 2700 रुपये का। बाकी कितने बच गए अभी, बाकी बच गए 6300 रुपये। ये किस में बांटने अभी,
ओल्ड पार्टनर को उनके पुराने अनुपात में बांटना है, अनुपात में डिवाइड करना है, ध्यान रखें भी। इस प्रकार एंट्री होगी। ये किसकी होगी? वर्कमैन कंपनसेशन, अगर दावा कम किया जाए। अब 3 नंबर कंडीशन, कर्मचारियों ने दावा 13,500 का किया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 13,500, अब की बार अधिक हो गया अभी, क्योंकि अब आपके पास पैसे तो 9,000 है, कर्मचारियों ने कितना क्लेम कर लिया? 13,500, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? जो लॉस हो गया वो किस में जाएगा? रेवल्यूशन में। कितने का? 4,500 का। तो एंट्री क्या करेंगे भी? WCR हमारे पास तो है भी 9,000, लेकिन लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कर्मचारियों ने कितना कर लिया? 13,500। अब की बार पैसे बचे नहीं है, भी हानि हो रही है। कितने की? 4,500। ये पैसे किसे लेने हैं? इस हानि को हम घेर देंगे रिवल्यूशन में। ये एंट्री हो गई। उसके बाद रिवल्यूशन से पैसे बांट दिए जाएंगे, किसमें? साझेदारों में, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा। 4 नंबर बात है, दावा 9,000 का किया जाए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावा कितने का किया जाए? 9,000। तो 9,000 आपके पास है, 9,000 का क्लेम हो गया। न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस, न सो पैसे बचे, न संस्था को अपनी ओर से चुकाने पड़े। WCR है आपके पास 9,000 टू लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेसेशन कितना कर लिया इन्होंने? 9,000। अब न तो साझेदारों में बांटे जाएंगे और न रिवल्यूशन में ट्रांसफर होंगे भी, बराबर है। तो 4 कंडीशन हो गई। 5वीं जो कंडीशन है वो क्या है भी? ऐसा भी तो हो सकता है कि संस्था ने कोई पैसे इकट्ठे नहीं कर रखे हैं, किसी प्रकार की कोई बचत नहीं है, उसके बावजूद अगर कर्मचारी क्लेम कर ले तो संस्था को लॉस ही होगा, क्योंकि वे वैसे तो है नहीं बचत किए, लॉस होगा। लॉस किस में जाएगा? रिवल्यूशन अकाउंट में। तो ये ध्यान रखें भी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रकार का चिट्ठे में कोई संचय का निर्माण नहीं किया गया है, चिट्ठे में इसका कोई शेष नहीं है। चिट्ठे में WCR का शेष न हो, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखें भी। आपका जो बुक है उसमें ये पूरी डिटेल से समझाई हुई है, तो आप एक बार वहीं से भी रिवाइज कर लें। चिट्ठे में WCR का शेष न होने पर पूरा लॉस होगा, जो आपके रिवल्यूशन में ट्रांसफर होगा। अकाउंट DR2 क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, जितना भी क्लेम हो, संपूर्ण राशि किस में जाएगी? रिवल्यूशन में। ये है कर्मचारी क्षतिपूर्ति। ये प्रश्न से संबंधित बातें हैं भी। इतनी 5 प्रकार की अधिकतम बातें हैं, और आपके प्रश्न में कोई एक कंडीशन पूछी जाएगी, एक और है इसका प्रावधान, उसके बाद आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका जो अंतिम प्रावधान है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है निवेश उतार चढ़ाव संचय। निवेश उतार चढ़ाव संचय। निवेश को हम क्या बोलते हैं? विनियोग भी कहते हैं। विनियोग उतार चढ़ाव संचय। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख दिया। जिस प्रकार हमने अभी WCR को समझा है, सेम उसी प्रोसेस में हम इसे भी समझेंगे भी। सेम वही कंडीशन है, बस नाम का फर्क है। बाकी वो तो कर्मचारियों के लिए बनाया है भी। शॉर्ट में लिख देता हूँ IFR 5,000, और यहाँ लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। इसके तो नाम से ही पता चलता है ये किसके लिए बनाया गया है।
विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार की हानि होने पर उस हानि की पूर्ति IFR से की जाएगी। हानि होने पर, लाभ होने पर नहीं, हानि होने पर उसकी पूर्ति इस खाते से की जाएगी। और उसमें कर्मचारियों की क्षति की पूर्ति हो रही है अभी, इसमें इन्वेस्टमेंट में जो भी हानि होगी उसकी पूर्ति हम इस खाते से करेंगे। तो जैसे 1 नंबर, अन्य कोई सूचना नहीं है, अन्य कोई सूचना नहीं है, इसका मतलब किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में कमी वृद्धि नहीं हुई है। पूरे पैसे किस में बांट देंगे? साझेदारों में, क्योंकि कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। IFR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अनुपात कौन सा होगा? पुराना। दूसरी कंडीशन, उसमें भी उसी प्रकार की 5 कंडीशन है भी। सेकंड नंबर की जो कंडीशन है, विनियोग का बाजार मूल्य 25,000 हो जाएगा। विनियोग का बाजार मूल्य कितना हो जाए? 25,000। अब देखो भी इसमें भी एक चीज ध्यान रखना आप, इसमें भी जो प्रश्न है वो किस प्रकार है। जैसे इन्वेस्टमेंट है हमारा 25,000, या तो ये 25 का 25 होगा, या 25 से कम होगा जैसे 22 हो गया, या 25 से जैसे अधिक 30 हो गया। 3 प्रकार के प्रश्न है, ये ध्यान रखें कि विनियोग के मूल्य में या तो बराबर कोई कमी वृद्धि नहीं है, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, बस। तो विनियोग का बाजार मूल्य कितना हो गया? 25। अब देखो 25 होने का मतलब क्या हो गया? बाजार मूल्य 25,000 हो रहा है, इसका मतलब है पहले कितना है? 25, अब कितना है? 25। किसी प्रकार की कमी वृद्धि नहीं हुई है, तो एंट्री क्या होगी? ये सेम एंट्री होगी भी, यही कुछ क्या? IFR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो इस कंडीशन में भी क्योंकि हानि होने पर इसमें पैसे लेनी है तो पूरे पैसे बांट देंगे। DR क्यों कर रहे हैं अभी? ये दायित्व पक्ष में, दायित्व का शेष कौन सा होता है? CR, बंद करने के लिए DR। अनुपात कौन सा होगा? पुराना अनुपात होगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद 3 नंबर कंडीशन, विनियोग का ये तो हो गया अभी। उसके बाद 3 नंबर कंडीशन है, विनियोगों का बाजार मूल्य 22,000 हो जाए। विनियोग का बाजार मूल्य 22,000 हो जाए, तब क्या फर्क होगा? है कितना वो? 25, 25 से कितना हो गया? 22। कितना लॉस हो गया? 3,000 का। और हमारे पास IFR कितना बटा है? 5। 5 में से 3 ले लेंगे, शेष कितने बचे? 2। किस में बांट देंगे? साझेदारों में। तब इसकी जो एंट्री है वो ध्यान से देखिए भी, हमारे पास IFR जो है वो 5,000 का है। टू इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना हो गया? 3,000 इन्वेस्टमेंट को दे दीजिए, बाकी जो 2,000 बच गए वो किस में बांट दिए जाएंगे? साझेदारों में, उनके पुराने अनुपात में। किस में बांट दिए जाएंगे? साझेदारों में, जो भी उनका अनुपात हो भी। उसके बाद 3 होगी। 4 नंबर कंडीशन इसकी, 4 नंबर है, विनियोगों का बाजार मूल्य 30,000 हो जाए। विनियोगों का बाजार मूल्य, ये जो मैं बातें आपको समझा रहा हूँ भी आपके प्रश्न में लिखी हुई होगी, अन्य सूचनाओं में। एक प्रश्न होगा, उसके अन्य सूचनाओं में इन पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट दिया हुआ होगा। कितना हो गया? 30। अब की बार प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो आपने IFR का तो उपयोग नहीं किया, क्योंकि IFR का उपयोग हानि होने पर किया जाता है। तो पूरे पैसे किसको बांट देंगे? साझेदारों को। टू क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। पूरे पैसे बांट देंगे किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। तो अब वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? अभी वो रिवलेशन में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी भी? प्रॉफिट होने पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू
रिवलेशन टू रिवलेशन। और रिवलेशन को किस में बांट देंगे? साझेदारों में। किस में बांट देंगे भी? साझेदारों में। उसके बाद इसकी जो और उसकी एंट्री क्या होगी बांटने की? ये सी आर है तो इसको डी आर कर देंगे। रिवलेशन टू क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और अंतिम लास्ट इसकी विनियोगों का जो बाजार मूल्य है वो 18,000 रुपये हो जाए। कितना हो जाए? 18। अब की बार लॉस ज़्यादा हो गया, अभी 7,000 का हो गया। हमारे पास पैसे कितने हैं? 2,000 5,000 है, तो 2,000 किससे लेने होंगे? रिवलेशन से। तो अब की बार जो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट IFR कितना है? 5,000। और अब की बार इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हो गया वो कितना हो गया? 7,000। कितनी हानि हो गई भी? 2,000। वो किसे लेनी है? रिवलेशन से। किसे लेनी है? रिवलेशन। और ये 2,000 रिवलेशन के किस में बांट दिए जाएंगे? साझेदारों में। ये DR है तो क्या हो जाएगा? CR। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवलेशन। ये हमारी इन्वेस्टमेंट उतार चढ़ाव संचय के बारे में और WCR दोनों के बारे में होगी कंप्लीट। एक बार आप वापस इसको रिवाइज कर लीजिए और आपके बुक में ध्यान से पढ़ने में उस पूरी डिटेल से समझाया हुआ एक बार वापस रिवाइज भी करें। धन्यवाद।